Good evening, everyone. I am Jayesh Wadia from INFD Surat. As everyone know, that INFD Surat is one of the most premier institute across the globe. In this lockdown series, we welcome one of the best celebrity Bollywood actor Mr. Hetal Puniwala at INFD Surat webinar on celebrity lifestyle. So I am connect with him. We are waiting him. He is already online. Hi, Hetal. Jayesh, Good how are evening. you? Absolutely, Fine. good evening. How are you doing? Bus fine. So how's after lockdown? We are meet in one webinar with INFD students and all other friends and families. Yes, you all are So welcome. Thank you so much for making this opportunity. Thank you so much, Jayesh and INIFD. Thank you so much. It's really pleasure being here. what you feeling now? It's wonderful, amazing. Yeah. We are starting Though some it questions. though it's though it's lockdown, but it's absolutely feeling so good being with family. Okay. Lots of people was asking me about the uh, you के हाउस योर जर्नी आपकी जर्नी जैसे सूरत से आप हो और सूरत से आप मुंबई अभी सेटल डाउन हो गए हो और आपने जैसे आपने प्रोमो में बताया है कि बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट किए 300 एडवर्टाइजमेंट वाओ ये इतने सारे एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजिंग किंग आपको जो जानते हैं मुंबई में मैंने ऐसा सुना है कि एडवर्टाइजिंग किंग के नाम से जानते हैं आपने वेब सीरीज अभी जो स्पेशल ऑप्स में काम किया आपने आपने ओ माई गॉड से शुरुआत की ओ माई गॉड पीके बैंग बैंग और जुड़वा 2 में भी शायद आपने आपका बहुत अच्छा रोल था और दूसरा गुजराती मूवी रॉन्ग साइड राजू आई थिंक सो उसमें भी आपने अच्छी तरह से अपना काम किया है तो ये जो जर्नी है वो आपने कैसे तय की सूरत से लेके आपने मुंबई तक की जो जर्नी है वो थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं और द स्टूडेंट्स प्लीज जो क्वेश्चन आयर जो है क्वेश्चन मार्क है उसमें आप क्लिक करके उसमें कोई भी क्वेश्चन उनको पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हो हेतल इज अवेलेबल विथ अस और थोड़ा हम उनके उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे तो प्लीज हेतल कंटिन्यू विथ योर वर्ड्स थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर आए हुए जो ब्रॉडकास्ट पे जितने लोग हैं, काफी सारे तो मेरे दोस्त भी हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ अभी। सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आपके एनआईएफडी के भी जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ। देखिए, जर्नी की शुरुआत तो मैंने सूरत से ही की थी। मैंने वहां पर थिएटर्स किए थे काफी सारे, करीबन ऐसा समझ लो 35-37 प्लेस किए थे वहां पर। अच्छे प्लेस किए थे, कॉमेडी प्लेस किए थे, सोशल प्लेस किए थे, विलेनिश कैरेक्टर भी मैंने किए हैं काफी प्लेस में। प्ले ही मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, थिएटर मेरा बैकग्राउंड रहा है। थिएटर को लेके मैं बहुत पैशनेट था पहले से ही।
सो क्या था कि वहां पर एस्टेब्लिश था, पापा का सब एस्टेब्लिश्ड सब चीजें थी वहां पर मेरे सामने। लेकिन पता नहीं वो अंदर से कहीं से यही था कि मुझे करना वही है, अंदर से जो आवाज आ रही है। सो ऐसा हुआ एक बार कि करते करते ना एक बार बीच कनेक्शन इश्यू है सर। नेटवर्क इश्यू आई थिंक सो, हेतल। या नेटवर्क इश्यू, आई थिंक सो। इज इट नाउ ओके इट्स नाउ? ओके। यस यस। सो थ्री इडियट करके मूवी आई थी, उसमें मूवी में वो आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोच, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट फॉलो बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते। वो बात ना मेरे दिल को टच कर गई। मुझे लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये फैक्ट्रीज, ये वर्कर्स मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। सो आई वाज लाइक मैं थिएटर का बंदा हूँ, मुझे थिएटर करने हैं। So, मैंने साइड में थिएटर, साइड बाई साइड थिएटर शुरू रखे, साइड में पापा का बिजनेस था वो भी करता गया। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा था। वो जो अंदर से जो थिएटर करने के बाद जो मजा आता था ना, वो मजा मुझे लाइफ में चाहिए था, वो मुझे थिएटर से ही आता था। सो मैंने फिर उसके पीछे काम करना शुरू कर दिया। फिर 2004 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद सब फैक्ट्री वैक्ट्री सब वाइंड अप करके मैं उसको रेंट पे लगा, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें। सो मैं थिएटर की दौड़ ओके। में लग पड़ा। मैं इधर मुंबई आ गया। मुंबई में पता चला तो यहाँ पर तो दौड़ लगी हुई है, यहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं है आपको। तो कहाँ से हम्म। शुरू करें? ना ही हमारे हमारे पापा कोई बच्चन थे जिनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं निकल लेता। तो मैंने ओके। सोचा यार ये तो बिल्कुल बैकग्राउंड से शुरू करना है, बिल्कुल अंडरग्राउंड से शुरू करना है। यहाँ पर तो दौड़ लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो मुझे अभी भी याद है पहला दिन कि मैं थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इफ यू डोंट We माइंड? have 1 hour only, so you can Yes, yes. express yourself. I Yeah. understand the limitations about your Yeah. timings. Okay, thank you. सो मैं पहली बार स्टेशन पे आया था, मुंबई स्टेशन पे। तब मैंने किसी को पूछा था कि भाई मेरे को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ से शुरू करें। सो मैंने एक जन को पूछा कि टिकट विंडो पे कि भाई ऐसा ऐसा है और मैं सूरत से आया हूँ, मुझे यहाँ पर काम करना है, तो कहाँ से शुरू करूँ? सो बोला कि भाई कहाँ से आया हो? मैंने बोला सूरत से आया हूँ। बोले फ्लाइंग से आए होंगे, तो शाम का टिकट Mhm. लेके फ्लाइंग से निकल पड़ो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है भाई। अब मेरा ये है कि मैं किसी की बात जल्दी मानता नहीं हूँ। मैं पहले, अगर कोई मना करता है तो मैं पहले वो करता हूँ, उसके बाद मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। तो मैंने वो करके देखा, मैंने बोला नहीं करूंगा तो सही एक बार तो। मुझे इतना तो पता था कि मेरे मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना, उस टैलेंट के जरिए मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूँ। और फिर यहाँ मुंबई में पता चला कि यहाँ पर थिएटर वगैरह होते हैं। तो हमारे कपिल देव शुक्ला थे सूरत के, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर उमेश शुक्ला एक प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ प्ले शुरू किया। प्ले शुरू किया तो पता चला कि साथ में ऑडिशन भी होते हैं। ऑडिशन देना शुरू किया तो ऑडिशन में क्लिक हो गया मैं। सो एड के ऑडिशन की शुरुआत देते 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 पहले ही ऑडिशन से मैं क्लिक हो गया था, तो पहली ही एड में मैं क्लिक हो गया था। पहली एड थी मेरी वाटर प्योरीफायर प्योरिट। उसके बाद फिर करता गया और बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि जी तोड़ मेहनत की है, चप्पल घिस दी है मैंने यहाँ पर। 2,500 रेंट देता था मैं अपने बेड के लिए यहाँ पर। मैं Oh. यहाँ आराम की जिंदगी गुजारता था मैं सूरत में। यहाँ पर मुंबई में मैं 2,500 रुपया रेंट देता था। एक रूम में 4 लोग रहते थे। एक बाथरूम होता था जो कॉमन होता था। ऐसी जगह पे मैं यहाँ पर रहा हूँ। और उसके लिए तो हमारे साथ हमारे हमारे कुछ दोस्त भी है जो मेरे साथ रहे हैं यहाँ पर। वजीर, राज वजीर करके हैं, काफी सारे लोग अपने दोस्त हैं जो जानते हैं मेरी जर्नी को, इसीलिए बहुत मानते हैं मुझे। सो ये So, शुरुआत ऐसे हुई थिएटर से लेके। फिर थिएटर थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, एड्स में अच्छा चलने लगा। सुबह 10 बजे निकलता था अपनी बैग लेके, बैग में वही पानी की बोतल और ये सब लेके निकलता था, नाश्ता वास्ता लेके। खाने का कोई ठिकाना नहीं होता था। एक बस का पास निकाल लिया था, तो उस पास को लेके मैं चलता रहता था, पूरे मुंबई शहर में घूमता था। बस यही so, जर्नी है सूरत से मुंबई। okay. किसी ने यहाँ पे पूछा है कि योर इनसिक्योरिटी को कुछ कोई बार आपने फील की अपनी फिल्म करियर के अंदर,
कि कोई बहुत सारे लोग क्या है, ये मूवी, ये फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग जो आते हैं, जिसमें इंडस्ट्री में सिर्फ आप एक्टर लोग ही नहीं हो, इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम देखें फैशन इंडस्ट्रीज के भी लोग बहुत सारे आते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स आते हैं, वैसे बहुत सारे ये इंटीरियर स्टेज आर्टिस्ट आती है, सेट जो डिजाइन करने वाले लोग हैं वो लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारे उसमें उन लोग को भी थोड़ी डिजार्टन होता होगा कि भाई सिलेक्शन कैसे हो। तो वो थोड़ा आप बताएंगे, फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होता, इतना अच्छा काम करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता और फिर बाद में डीमोटिवेट होके हम चले जाते हैं यहाँ वहाँ। तो ऐसी भी आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई होगी, या आपने किसी की देखी होगी ऐसे फेस की हुई होगी। जी 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 जयेश सर, ऐसा है कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें इनसिक्योरिटी ना हो। एक फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना, उसका मामला थोड़ा अलग है। फिल्म इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटी आप लेके पैदा होते, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पर कहीं किसी ने कुछ मना कर दिया तो मतलब आप मतलब डिप्रेशन में आ जाते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हथियार जो मेरे पास था, जो मैं सूरत से लेके आया था, वो ये था कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करता हूँ। श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा आपने, जो आज ओके। लाखों देशों में करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं, जो करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी एक सुदर्शन क्रिया करके एक बहुत ब्रीथ टेक्निक थी, वो बहुत सुंदर है, जो मैं आज भी करता हूँ। मुझे आज 17 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हुए। बट वो सुदर्शन क्रिया, ब्रीथ का रिदमेटिक टेक्निक, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब मैं लेके चला था। और उसकी अच्छा। वजह से उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं अपने आप को स्टेबल्ड कर पाता। जनरली कैसा होता है ना, हम्म। हम लोग कोई कुछ बोल देते हैं और हम उसके स्वयं में चले जाते हैं। यस। मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब करके ना आप उस चीजों से डिटैच होते चले जाते हो। तो क्या होता है कि आपका फोकस जो होता है ना, वो फोकस 100% रहता है उसके ऊपर। जैसे समझ लो मैंने ठान लिया कि मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ही करना, मुझे यस। इंडस्ट्री में काम करना, तो अपना ओके। फोकस वहां पर रहेगा। जनरली क्या होता है कि ये छोटी छोटी बातें, इसने कुछ बोल दिया, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मुझे वेलकम नहीं किया, उसने मेरे को ईमेल आईडी नहीं दिया, उसने अच्छे से बात नहीं की। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती है। और डिप्रेशन एक बार आपके माइंड में आता है ना, तो उसको निकालने का और कोई तरीका है नहीं। उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन, ब्रीथ। ओके। ब्रीथिंग टेक्निक के साथ आप कर सकते हैं। मैं आपको आज भी मतलब इस बहुत बड़े माध्यम से मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है मैं जानता हूँ, लेकिन आप प्लीज प्लीज एक बार, मेरे कहने पे एक बार आप सुदर्शन क्रिया जरूर एक बार करके आइएगा, आपको बहुत फायदा होगा। यस जयेश। ओके। आप कैसे कनेक्ट करते हो फैशन और इंटीरियर इंडस्ट्री को अपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ। उनके बगैर इंडस्ट्री है ही नहीं। ओ। यस सर। आई एम रियली सॉरी, मैं आज थोड़ा बहुत मैसी हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या लॉकडाउन चल रहा है और बिल्कुल बाल वाल कुछ भी कटा नहीं पाए। मैं ऐसे ही बैठ गया आप सबके सामने, बट इग्नोर दिस थिंग्स। ऐसा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना, उसमें फैशन और इंटीरियर, इसके बगैर इंडस्ट्री है ही नहीं। ओके। एक्टर अच्छा होगा तो क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर पाएगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उसके बैकग्राउंड में कुछ अच्छी चीजें नहीं रखी हुई है, कुछ कलर करेक्शन ठीक नहीं है, उसके कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं पहने हैं, तो एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ये है ना, ये सारी चीजें है ना, ये ऐसा है कि ये एक उसका ऑरा है। एक एक्टर है, एक्टर को ये सारी चीजें है ना सपोर्ट करती है। डेफिनेटली। ये कैसा होता है कि आपने मोतियों की माला देखी होगी। यस। मोतियों के माला में मोती कितने सुंदर अगर पिरोए होते हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मोती की माला टूट जाती है तो कैसा लगता है, मोती बिखर सही जाते बात। हैं। एक्टर ना एक एक अंदर की माला माला जो होती है ना, माला जो धागा होता है ना, उसके जैसा होता है। जब तक उसके अंदर मोती नहीं पिरोए जाएंगे तब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं। तो डेफिनेटली। इंटीरियर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी पूछा, आई हैट्स ऑफ टू यू, कि ये एक्चुअली आज के टॉपिक से भी बहुत मैच करता है। इंटीरियर और फैशन हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर एक हटा हुआ कुर्ता सिल के पहन लोगे ना, फैशन डिजाइनर अगर ये बोलेगा कि आपको ये पहनना है और एक एक्टर पहन लेगा ना, तो वो फैशन बन जाता है। सही आप बात है। देखिए ना, आप देखिए ना कितने सारे लोग फटी हुई जीन्स पहनते हैं। ये क्या हम्म। हमारा संस्कार, हमारे संस्कार थे क्या ये? नहीं, ये हमारे संस्कार है ही नहीं। फटे हुए कपड़े पहनना हमारे संस्कार नहीं है, ये भारतीय संस्कार नहीं है। लेकिन एक ओके। फैशन आ गया, पहन लिया किसी एक्टर ने, तो वो फैशन बन गया।
बहुत जरूरी है। इंटीरियर और फैशन बहुत जरूरी है। जब तक इंटीरियर और फैशन, आप देख लीजिए ना अपने आप को, आप अगर एक बाहर जाके कहीं पर बाहर जाके आपने फोटो खींची और एक अच्छे से बहुत अच्छे सुंदर पोस्टर के साथ खड़े रह के आप अपने फोटो खींचिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। बहुत जरूरी। यस। ओके, रोल इन सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन एंड बिल्डिंग फ्रेंड्स इन नंबर। सोशल मीडिया का जो है, ज्यादातर बहुत सारे सेलिब्रिटी सोशल बिना के बजाय सुबह उठते हैं, कॉफी लेके सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं और कुछ ना कुछ एक लाइन, एक थॉट अपना रख देते हैं। कहीं घूमने गए तो वहां पे थॉट रख देते हैं, और वही जो लाइफस्टाइल है वो सारे जो है अभी लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। जैसे अगर समझ लो मुंबई की लाइफस्टाइल अलग है, मुंबई की लाइफस्टाइल है, सूरत नजदीक पड़ता है, तो सूरत के लोग भी जो है ज्यादातर ऐसे क्लासी लोग हैं जो फॉलो करते हैं कि पार्टीज अटेंड करना, ये अटेंड करना, वो सारी चीजें, कि पार्टी ड्रेस ऐसे पहनना, और वो तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो क्या है ये सोशल मीडिया के थ्रू आप भी या इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हो, अपने आप को रखते हो क्या सोशल मीडिया में? ये जैसे आज एक्चुअली, आज देखोगे अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स देखेंगे तो फॉलोअर्स नंबर्स इतने सारे होंगे, और अमित जी ने अगर एक लाइन भी लिख दी होगी, भगवान ने कुछ एक श्लोक लिख दिया ऐसे समझते हैं। तो क्या आपकी कोई उसमें कुछ फर्क पड़ता है इससे? आज के जमाने में, आज के ट्रेंड में ये क्वेश्चन एक्चुअली सही है ही नहीं। ओके। एक्चुअली तो जैसे हम सांस लेते हैं ना, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया वैसे हो गया है, ओ। आप रह नहीं पाओ। यस। आपका फोन खो, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपका फोन खो गया समझ लीजिए, मैं आपको चैलेंज, अगर कोई बंदा मेरे से चैलेंज लगाने, मैं चैलेंज देने के लिए तैयार हूं। 1 घंटा, 1 घंटा अगर वो फोन के बगैर रह पाए ना, तो मैं हार जाऊं। ये एक्चुअली क्या है कि सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म। आज देखे ना, हम लॉकडाउन में यहां पर बैठे हुए हैं, एक्टर लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। सब सही। सबकी बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो इंडस्ट्री की बात हो रही नहीं है। नहीं, वो क्वेश्चन भी पूछा है हमारे मैडम ने, आरती जी ने पूछा है, जो अच्छा। क्वेश्चन के ऊपर मैं बाद में आ रहा हूँ। पर ठीक मैंने है। सोचा ये पहले सोशल मीडिया का जो है ना अभी भाव बहुत बहुत चल जरूरी, रहा है, तो बिल्कुल उसके बारे बहुत में पूछ जरूरी लूँ। है। मैं नहीं रह पाऊंगा सोशल मीडिया के बगैर, क्योंकि आज लॉकडाउन है, फिर भी लॉकडाउन में हमारा काम चल रहा है। ओके। हमारा काम सोशल मीडिया से ही चल रहा है। हम जो भी हमारे साथ हो रहा है, समझ लो हमें किसी ऐड के लिए, मुझे अभी 3 दिन पहले मैंने एक ऐड का शूट किया। अब उस ऐड में उस बंदे ने मेरे पास सिर्फ एक ऑडिशन मांगा, मैंने ऑडिशन बना के स्टैंड पे लगा के ऑडिशन बना के भेज दिया। ओके। अब शूट करना है, कैसे करेंगे? तो उनके एक डायरेक्टर, एक डीओपी ऐसे मेरे घर पे आए, मेरे घर पे ही शूट करके। सो राइट। लॉकडाउन में तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉकडाउन में इसके बगैर, लॉकडाउन क्या, अभी मुझे लग रहा है कि ये सबकी सांसें बन जाएगी ये। सोशल मीडिया के बगैर अब कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगर सोशल मीडिया नहीं आ रहा है ना, मेरे ख्याल से अगर जिसको सोशल मीडिया नहीं आता ना, उसको सोशल मीडिया के क्लासेस लेने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं आ रहा है तो प्लीज सीख लीजिए ये। मेरी मम्मी, जिसको मोबाइल पे नंबर सिर्फ डायल करके फोन करना आता था, आज वो सोशल मीडिया पे है। ओके। रहना गुड। पड़ेगा सर, बहुत जरूरी। यस। ओके। अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, राइट? और सब जगह पे सब इंडस्ट्रीज भी बंद है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई जो जितने वर्कर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, जितने काम करने वाले को एक्टर्स हैं आपके साथ में, तो उनके भी पेमेंट वगैरह में थोड़े प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा। देखो, प्रॉब्लम तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आज जिस हिसाब, मेरे साथ नहीं हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस। जैसे कि मैं एकता कपूर की नागिन सीरियल में काम कर रहा था, उनका पेमेंट टाइम से आ जाता। आई रियली ओके। अप्रिशिएट। कुछ प्रोड्यूसर्स है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर है, कुछ छोटे प्रोड्यूसर भी ऐसे हैं कि जो टाइम से पेमेंट निकाल के दे दिया है सब वर्कर लोग। हाँ, राइट। लेकिन फिर एक्स्ट्रा देना होता है तो उसके लिए उनको सोचना पड़ता है, कि उनके ही हाथ तंग है सामने से। अब अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस बात का फायदा उठाते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, मेरे पास भी पेमेंट आया नहीं। इस बात का फायदा उठाने वाले लोग हैं, जो कि 20-30% लोग होंगे। ओके। बाकी 70-80% लोग जो है वो पेमेंट दे देते हैं, ऐसा मना नहीं करते। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि भाई अभी चैनल से ही हमारा पैसा नहीं आया, आप थोड़ा दिन रुक जाइए प्लीज, कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ऐसे भी। सो ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं दे रहे,
दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक सिचुएशन मैं भी दे रहा हूँ, मेरे अंडर में जितने लोगों को मुझे देना है मुझे मैंने भी दिया है। सो ओके। दिस इज द चेन। एक चेन बंद हो जाएगी तो सारी चेन अटक जाएगी। सो राइट, प्लीज राइट। मेरी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जहां पर भी सुन रहे हैं, अगर किसी ने किसी का पेमेंट रुका हुआ है, किसी वजह से रुक गया, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो प्लीज दीजिए। ओके। ये पेंडेमिक में एक और चीज है, फ्यूचर असाइनमेंट। जैसे समझ लो हम लोगों ने भी बहुत सारे असाइनमेंट ऐसे दिए हो, बच्चों को दिए हैं जो उनसे हो नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कोई जैसे मूवी या सीरियल्स या किसी के अंदर काम आपका भी चालू हुआ हो पर अभी रुका पड़ा है, तो व्हाट नेक्स्ट? अभी कैसे होगा? अभी क्या आएंगे फ्यूचर में? कैसे ये काम कैसे होने वाला है? क्योंकि अभी बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, ये सब चीजें हैं। तो आप क्या कैसे, यानी ये सब डायरेक्शन कैसे होगा? सब नहीं, थोड़ा चेंज होगा? जैसे ऐसा है कि जयेश सर, ऐसा है कि अ, समझ लो मैंने एक फिल्म साइन की थी लॉकडाउन से पहले, ठीक है। राइट। उन्होंने जो कमिटमेंट सामने से लिए थे वो सारे कमिटमेंट चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, नए सिरे से लोग लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग नहीं है उनकी जगह पे रिप्लेस होंगे। तो ये सारी चीजें नए सिरे से सेट होगी। तो समझ लो मैंने 10 रुपये जो बजट बनाया था एक पिक्चर का, वो बजट आज मेरे को 12 रुपये जा रहा है। ओके। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्टर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मुझे दूसरे एक्टर को लेना पड़ा जो कि हैवी है, उसका पेमेंट ज्यादा है, मुझे उसको लेना पड़ा। मुझे दूसरा डायरेक्टर है उसके उसको लेना पड़ा, तो उसका पेमेंट भी ज्यादा है। तो मेरा जो पैसा 12 रुपये जा रहा है ना, अटक जाएगा वो। सो ऐसा होगा कि अभी नए सिरे से सारी बातें होंगी, डायरेक्टर के हम्म। साथ, एक्टर के साथ, प्रोड्यूसर, सब नए सिरे से प्लेटफॉर्म पे बात करके करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि वही चीज जो हमने पहले कर दी है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। राइट, राइट। अच्छा, अभी एक और जो बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई, जैसे आपने बोला है कि तीन तीन बार आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया है, तो थोड़ी अमिताभ बच्चन सर की लाइफस्टाइल के बारे में बताइए कि क्या है वो। आपने नजदीक से देखा है 3 बार, आपको तो शायद पहचानते भी होंगे, तो आप थोड़ी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। वाह, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत बार पूछा गया है मुझे, बट स्टिल आई विल से बच्चन साहब अपने आप में एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। अगर एक्टर ना एक्टर, अगर किसी एक्टर को अगर ऑब्जर्वेशन करनी है, जनरली एक्टर लोग बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर एक्टर लोगों को ऑब्जर्वेशन करनी है ना तो उनको बच्चन साहब को देख लेना चाहिए। ओके। इतना सादा सिंपल जीवन है उनका। वो सेट पे आते हैं, बस अपनी वो 4-5 वाली कुर्सी जो होती है वो लग जाती है उनकी, वहां पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठ के वो अपने फ्रेंकली स्पीकिंग उनके जैसा बंदा मैंने देखा नहीं। एक बार सेट पे आते हैं और सेट पे टाइम से आते हैं, मतलब उनको वही टाइम दिया जाता है जिस टाइम पे उनकी जरूरत है। सेट ओके। पे टाइम से आते हैं, रेडी हो गए, उनको 10 बजे बोला तो 10 में 2 मिनट कम वो सेट पे होंगे, ये गारंटी है। इतना जबरदस्त है उनका, मतलब कमिटमेंट जो बोलते हैं ना, कमिटमेंट, इसको बोलते हैं यस। कमिटमेंट। जो बंदा कमिटमेंट का बंदा ना वही इस फील्ड में चल पाता है। मेरा ये मानना है, जैसे मेरा ये निचोड़ है कि मैंने उनको ऑब्जर्व किया था तो मुझे इतनी बात पता चली है कि इस फील्ड में, इस बड़ी सी फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई चल सकता है ना तो वो वही चल सकता है जो कमिटेड बंदा है। एक्टिंग थोड़ा ओके। 19-20 होगा ना तो वो करा लेगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, लेकिन वो बंदे में सिस्टमेटिक होना चाहिए। वो बंदा, उसके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, ओके। सिस्टम होना चाहिए उसका, एक कमिटमेंट होना चाहिए, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम पे काम खत्म करना, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना। ये सारी चीजें सिस्टमेटिक पर्सन के बारे में बोली जाती है। बच्चन साहब ना एक उदाहरण है लोगों के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ इनके साथ का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। मैं एक दिन ना ऐसे ही मैं तीसरी ऐड कर रहा था उनके साथ, तो मैं उनके पास गया। तो पहली बार ऐड कर रहा था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे जाऊं उनके पास। ऐसा इतने बड़े इंसान है, उनको थोड़ा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। फिर दूसरी तीसरी बार जब मैंने काम किया, तीसरी बार मैं उनके पास सीधा उनके पास पहुंच जाता था, ऐसा जैसे मेरे दोस्त है, और वो भी वैसे ही वेलकम करते हैं, अरे आइए आइए। मैंने उनको बोला कि सर आपको पता है मैंने आपके साथ ये तीसरा ऐड कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, इसके पहले आपने लक्सर नैनो क्लीनर का ऐड किया था, है ना। मैं बोला सर ओके। आपको याद है।
आपको याद है, उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि आ, आ, पुणे वाला, ओ। मतलब मैं, मेरी सांसें 2 सेकंड के लिए रुक गई थी। मतलब ये ऐसा होता है कि ये क्या उसका दिमाग होगा, वो कितनी चीजों को याद रखते हैं। बट अच्छा। आई एम श्योर वो भी मेडिटेशन करते होंगे, इतने लंबे लंबे डायलॉग याद रखना, इतनी लंबी लंबी चीजें याद रखना, ये ये एक माइंड जब खाली होता है ना तभी उस चीज को अंदर भर पाते हैं। नहीं हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है। हम माइंड भरा हुआ रखेंगे ना तो हम दूसरी चीजों को अंदर डाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें माइंड खाली रखना पड़ेगा। और ये मैंने उनके पास से सीखा है कि हमेशा वो माइंड खाली रखते हैं ताकि अच्छी चीजों को अंदर अंदर डाल सके, और वो थ्रो के साथ, वो परफेक्शन के साथ वो चीजों को लोगों तक पहुंचा सके। ओके। हाउ डू यू अप्रोच टू अदर्स? अगर कोई काम के लिए आपको अप्रोच करना हो तो आप कैसे करोगे? ये सभी फील्ड के लिए है, ऐसा नहीं कि इंटीरियर फैशन, कोई भी फील्ड के अंदर अगर समझ लो आपको कोई भी जगह पे अपना खुद का अप्रोच करना है तो आप थोड़ी टिप्स हमारे बच्चों को दीजिए आप। मतलब स्पेसिफिकली आप मेरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या सभी इंडस्ट्री? सभी, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखो, स्पेशली हमारी फील्ड की बात करें तो हमारा फील्ड बहुत बड़ा है। मैं हर किसी को हेल्प करता हूँ, मैं हर किसी को बोलता हूँ, समझाता हूँ उनको। अगर उनमें टैलेंट की थोड़ी बहुत कमी है तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा थिएटर करो, उनके हिसाब से उनको समझाना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, मैं ये इसलिए करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको ये भी बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, मेरा अपना खुद का पर्सनल टाइम होता है, तो प्लीज मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं ये भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं मुंबई में आया था तब मुझे ये हेल्प करने वाला कोई बात, यस। कोई अगर मुझे पूछता था, मैं अगर किसी को पूछता था तो वो इग्नोर कर देते। सो या। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल बनूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को इस फील्ड में आगे बढ़ना है, देखो ये तो समंदर है, कोई, अरे इधर से कोई ले जाएगा, इधर से कोई नहीं ले जाएगा भाई। अपने डेफिनेटली। वहां अपने, मेरे लिए जो लिखा हुआ है ना वो मेरे पास ही आएगा। ये हर फील्ड के लिए लागू पड़ती है चाबी, प्लीज लिख लीजिए अगर लिखना हो तो, कि अगर आपके लिए कुछ बना है, आपके लिए लिखा है ऊपर वाले ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आएगा, और कोई उसका सहभागी नहीं बन सकता है, वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता है। और अगर आपके पास नहीं रहा, अगर वो चीज आपके पास नहीं आई, तो समझ लीजिए कि वो मेरे लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी। क्योंकि कई बार आपको भी नहीं पता है कि आपके लिए क्या चीज बनी और अचानक से आपके सामने आ जाता है। करेक्ट होता है ना, राइट। होता है ना, यस कई बार यस। हमें नहीं पता होता, अरे यार ये कैसे हो गया यार, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए बनी थी, तो वो किसी और के पास से ही आई है आपके पास। तो प्लीज ओके। ये माइंड में रखिए, इससे आप अपने माइंड को सेव कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये इंडस्ट्री, ये हर इंडस्ट्री के लिए है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको शांत दिमाग से काम करना है। आपको अगर रहना है तो पहला तो आप मेडिटेशन कीजिए, और दूसरा ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो बना है वो आपके पास आएगा ही आएगा। डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज थी कि जब भी हम कोई एक जगह पे समझ लो आप काम करने जाते हो, स्टार्टिंग करते हो, फिर बाद में उसमें भी बहुत सारी लोग जो है आजू बाजू में आपका जो भी मेल जुला होता है। जैसे मुझे पूछा गया है एक क्वेश्चन, जो अजय, मिस्टर अजय करके हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ, मीन रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क है? हेतल पुनी वाला रियल लाइफ में क्या है और हेतल पुनी वाला रियल लाइफ में क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फर्क नहीं है। मैं जो यहाँ पर हूँ वही वहां पर भी हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि लोगों ने ना एक्टिंग को ना ऐसे ले लिया है जैसे एक्टिंग मुझे करना है। नहीं, एक्टिंग एक्टिंग का मतलब है कुछ भी नहीं करना है, बी ओके। नेचुरल। आजकल के टाइम में लोग एक्टिंग नहीं चाहते हैं। एड में तो ऐसा है कि आपको एक्टिंग करना ही नहीं है, आप नेचुरल, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं बात करता हूँ एड में। फ्रैंकली, मतलब वो एक्टिंग एक्टिंग है ही नहीं। मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों सेम हो गया है। अभी पहले जैसा नहीं हुआ है कि आप महाभारत देख लीजिए ना, पहले का महाभारत कैसा था। भीष्म बोलते थे मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। लेकिन वही बात अगर आज के महाभारत में देखेंगे तो कैसा होगा, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दे सकता हूं क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। ये नेचुरल, एक्टिंग एक्टिंग का जमाना गया है। अभी नेचुरलनेस का जमाना है। एड में नेचुरलनेस डेफिनेटली। बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी एड को देख लीजिए, किसी में एक्टिंग नहीं दिखाई देगी, आपको लगता है अपनापन है। देखो ये अपने ही जैसा कोई घर वाला सामने बैठा हुआ है और वो कुछ कर रहा है वहां पर, अपने घर में कुछ खाना बना रहा है,
ऐसा लगता है ना, सिंपल बात है। राइट राइट। अच्छा, व्हाट वाज योर फैन मूवमेंट? जब सीमा पटेल करके हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज योर फैन मूवमेंट? फैन मोमेंट। या। आई थिंक आई शुड, या एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग ना उदयपुर गए थे। सो उदयपुर हम लोग एयरपोर्ट, एक शूटिंग था, कुछ तो फिल्म का शूट था या सीरियल का शूट था, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। तो मैंने ऐसे ही पोस्ट डाल दिया था कि मैं उदयपुर में हूँ, जस्ट लैंडेड इन द एट द एयरपोर्ट। सो वहां पर कुछ स्टूडेंट ग्रुप था, किसी कॉलेज का स्टूडेंट ग्रुप था, उनको पता चला होगा कि मैंने लाइव डाला था ना कि मैं यहाँ पर हूँ, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, ऐसे करके मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टा। सो आई कांट बिलीव, मतलब वहां के वो स्टूडेंट लोगों ने मेरे लिए भव्य स्वागत किया था। रेड कारपेट बिछाया था, उसके ऊपर फूल रखे हुए थे, और क्या बोलते हैं वो, बुके बुके लेके आए थे, और एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए। सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कोई आने वाला होगा यहाँ पर, कोई बड़ा मंत्री मंत्री कोई आने वाला होगा, इसीलिए रखा होगा। सो वो स्टूडेंट लोग मुझे पहचान गए, और उन लोगों ने मुझे यहाँ मुझे बोला कि सर, हम आपके फैंस हैं और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। बोले सर वापस जाइए उधर, वापस से घूम के आइए आप वहां से। सो वापस मैंने बोला यार, ये कोई प्रैंक वैंक तो नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ प्रैंक बहुत होते हैं। सो मैं एग्जैक्टली। वहां से घूम के, हाँ मैं घूम के आया वहां से, और वहां पर रेड कारपेट था। मैंने बोला ये मेरे लिए नहीं होगा, मैं साइड से जा रहा था, मैं से साइड से निकल के जा रहा था। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, उसी पे से आइए। एंड दे क्लैप। दैट वाज द बेस्ट टाइम आई एवर हैड विद माय फैंस। उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे, मैंने अपने पास से बहुत सारे फोटोग्राफ उनके साथ खींचे थे। सो इट वाज अ फन टाइम, इट वाज अ फन टाइम। ये एक फैन ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से आज इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोग का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे सर है इंटीरियर के, चिंतन शाह, HOD ऑफ इंटीरियर, उन्होंने एक पूछा है कि फ्यूचर ऑफ गुजराती मूवी इंडस्ट्रीज, जैसे आप भी गुजराती हो और हमने आपकी रॉन्ग साइड राजू एक मूवी है आपकी आई थी, तो यस वो भी एक बहुत यस। अच्छी सक्सेसफुल मूवी थी इन गुजराती। तो अभी गुजराती थिएटर का सिनेमा का क्या फ्यूचर है? और अच्छी बनेगी और अच्छी तरह से? गुजराती सिनेमा पहले से बहुत बेहतर हो, और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है उसको आगे ले जाने। तो ओके। सोचिए ना, आप पहले जो गुजराती मूवी देखते थे वो और आज की गुजराती मूवी में क्या फर्क है। लोग एटलीस्ट पैसा खर्च करके गुजराती मूवी देखने जाते हैं। 100 रुपीज, 150 या 200 रुपीज की टिकट लेके लोग थिएटर में देखने जाते हैं। भाई ये पहले नहीं था। पहले गुजराती मूवी को कंसेशन दिया जाता था टिकट्स में, 100 रुपए की टिकट सिर्फ 20 रुपए में, 50 रुपए में देते थे। अब ऐसा नहीं है। राइट। गुजराती इंडस्ट्री इज रॉकिंग नाउ। Okay, what will happen to media people who stand outside in big groups for the picture? बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सेलिब्रिटीज जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो रखते हैं, फिर बाद में उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं, और जैसे सम ऑफ द आर पेड पब्लिसिटी स्टंट जो भी करते हैं, जैसे वैसे होते नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे फिल्म इंडस्ट्री में जो सस्ती पब्लिसिटी अपनी करते होंगे। तो वैसे भी आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके को एक्टर ग्रुप में आपने कहीं देखा हो, तो वो ये बात हम लोग को पता चलती है मीडिया से, तो ये सच है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये सच नहीं है एक्चुअली। 1% कोई होगा ऐसा जो कर रहा होगा अपनी सस्ती पब्लिसिटी कराने के लिए, बस ये कर, वैसे वरना हमारे एक ये फैशन डिजाइनिंग के मैडम है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, देवांशी हाउ स्वीट। देवांशी चौकसी। हाय हाय तो देवांशी। सी सो इज। देवांशी ऐसा, सो हाँ। देवांशी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, 1% जैसे लोग होंगे शायद, मुझे भी पता नहीं है।
एक्चुअली तो क्या है कि ये मीडिया वालों के पास इतना टाइम है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि वो किसी की फ्री पब्लिसिटी या फिर किसी के पास से पैसे लेके वो पब्लिसिटी करने जाए, ऐसा है नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है ऐसा। बट फिर पता नहीं, ये एक्चुअली ड्रीम वर्ल्ड है, माया की दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके कान में उड़ते हुए बात आई है, शायद मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया हूँ, तो कुछ होगा तो ही आया होगा। सो लेट्स सी, उसको भी ऐसे ही रखते हैं कि मेरे हिसाब से तो मुझे तो पता नहीं है एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो फिर भारती प्रीति एक है कोई आपके फ्रेंडली अपने, डू यू इंटेंड टू वर्क इन थ्रिलर और हॉरर मूवीज इफ गिवन चांस? ऑफ कोर्स मैं एक एक्टर हूँ। मुझे एक एक ही प्रकार के कैरेक्टर का थप्पा नहीं लगवाना है। मैं अपनी लाइफ में ना डिफरेंशिएट कैरेक्टर करना चाहता हूँ। जैसे नवाज भाई अभी कर रहे हैं, नसीर नसीर भाई साहब जो कर रहे हैं, वो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स लेके आते हैं। आपको पूरी मूवी में, चाहे मूवी आपको अच्छी लगे नहीं लगे, इन दोनों को आपको देखना हो ना, तो एक स्पेशल टाइम होता है आपका, वो आप देखते हो इनको। तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं। नो डाउट, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, थ्रिलर हॉरर, सो आई वुड लव टू डू दैट। यस। अच्छा, आपका कोई बेस्ट डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा है अभी तक, जो आपको बताना है? हमारे व्यूअर्स, इतने सारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी एक्टिंग, बहुत सारे ऐसे भी है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं। रियली? क्योंकि हाँ, जब सो मुझे एक मतलब बोल आप के बताना जब है? जैसे समझ लो, आप आपको अगर जानना हो किसी को, जैसे हेतल पुनीवाला कौन है, तो वो कैसे पहचानेगा? करेक्ट, तो मुझे बोल के तो बताना है ऐसा? नहीं नहीं, मीन्स कि ऑन सोशल मीडिया के कोई एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर आपकी, वैसे आपने 300 एडवर्टाइजमेंट की है, तो एडवर्टाइजमेंट की है, तो वो अभी तक वैसे बहुत सारे लोग, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको जानते ना हो, तो उन तक आप करेक्ट। पहुंचो। तो आप कैसे, यानी अगर समझ लो मैंने मेरी कंपनी चालू की है, तो अगर मैंने मेरी कंपनी चालू की है तो मुझे लोगों तक नहीं पहुंची है वो कंपनी, तो मुझे अभी कैसे पहुंचना है, वो लोगों तक कैसे पहुंचानी है? तो एक तो करेक्ट। सोशल करेक्ट। मीडिया तो है, पर वो सोशल मीडिया भी वो कैसे लिंक देखेंगे वो लोग? करेक्ट। 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 ठीक है। मैं आप आपकी अगर इजाजत हो सब लोगों की, तो मैं एक एक बागबान मूवी का एक डायलॉग सुना सकता हूँ, जो कि बच्चन साहब मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं पहले से ही, और मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। और एक छोटा सा डायलॉग है उनका, वो जो लास्ट में जो वो बोलते हैं, पूरा एक सोलिलोकी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देवी और सज्जनों, अभी अभी आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वो प्यार इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण है। प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब के न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे लिखाया है। भगवान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। यह किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में, जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में, जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। यह किताब है तरसते हुए उन होठों के बारे में, जिन पर कभी लोरियां थी मगर बरसों से खामोश है। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारे अंदर के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग।
बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उन सीढ़ियों का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी, मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े और कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती है। जिंदगी पेड़ की तरह होती है। और माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो कभी हरा भरा नहीं रह सकता है। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाए पाए हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बेटा जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उसे कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराता है? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता है? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में हंसू और तन्हाई की सजा सुना दी जाती? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे? तो जिन माँ बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़प तक ले छोड़ सकते हैं? तो इसी दिन के लिए इंसान औलाद पालता है, इसी दिन के लिए। औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है कल उनका होगा। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। और रही मेरी बात तो मेरी चिंता तो अपनी जगह पर बंद है, क्योंकि हम अगर उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। So nice. Thank you so much. Clapping. थैंक यू। It's a very nice dialogue, हेतल। एंड Thank you so शायद सबको पसंद आया होगा। प्लीज थम्स अप करिएगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी 10 मिनट्स है, तो वी कैन कंप्लीट आवर सेशन इन 10 मिनट्स। इज एनीवन मेरा would ये like to like any question? मेरा जयश्री हमेशा मानना रहा है कि एक्टिंग के लिए ना कभी भी लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया है कि एक्टिंग के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहाँ से करूँ, ये समझ लो कि मैं करने जा रहा हूँ। तो ये करना जो होता है ना वो ये पॉसिबल नहीं है इधर। यहाँ पर कुछ नहीं करने से ही एक्टिंग होता है। Definitely. जैसे जैसे ये होता है ना कि कई बार एक कैरेक्टर करने के बाद ना आप उसमें से बहुत जल्दी निकल नहीं पाते। हमें एक्टर एक ऐसा होता है कि जो बहुत जल्दी सिचुएशन से निकलता है, जल्दी सिचुएशन में आता है, जल्दी निकलता है। सो स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसे रहना। तो ये एक पेंडेमिक में, अभी ये पेंडेमिक के अंदर, कोविड-19 के अंदर अभी फ्यूचर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी स्टॉप होने वाला है, या तो फिर कुछ अभी सब लोग के दिमाग ऐसे हो गए हैं कि क्या करेंगे?
तो कुछ नहीं हो इसके पाएगा। लिए मुझे आपका वो एक आपके साथ जब बैठे थे बॉस, जब आप सूरत में हम लोग जब मिलते थे, ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है आप हमारे। तो सही। आपने एक डायलॉग मुझे बोला था, वो मैं भूल गया हूँ एटलीस्ट, वो आमिर खान का एक डायलॉग था, रंग दे बसंती आई थिंक सो मूवी थी। तो वो डायलॉग मुझे एक हाँ आज करेक्ट सुनना था यार, कि जो अच्छा याद आज दिला। जो कोविड-19 जो है उसके लिए, कोरोना का डर भगाने के लिए वो सेंटेंस जो है वो बहुत, बहुत ये नए बच्चे हैं, सारी पीढ़ियों के लिए है वो डायलॉग। तो एक करेक्ट। बार प्लीज वो डायलॉग, ये मेरा क्वेश्चन था कि मुझे यस वो सुनना था। यस जयेश सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये याद दिलाया। मैं एक्चुअली अपने दोस्त लोग के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ कि जिंदगी जी अब अभी ये सिचुएशन तो है, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें से निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। जिंदगी में कई बार आपके सामने प्रॉब्लम्स आई है, प्रॉब्लम गई भी है, सो वो आती है और चली जाती है, तो इट्स ओके, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा उसमें से। मेरे पापा एक्सपायर हो गए, बहुत बड़ी बात है यार, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ था वो एक्सपायर हो गया। मेरे मेरी हाथ, मेरे मेरी मेरी मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन मैं उसमें से निकला। आगे बढ़ना पड़ता है ना लाइफ में। तो जिंदगी जीने के मुझे सिर्फ दो ही तरीके दिखते हैं, जो आमिर खान ने बताया था रंग दे बसंती, कि जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है उसे होने दो और बर्दाश्त कर लो, या तो फिर उसे बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। ये दो ही चीज हो सकती है। तो आप क्या करना चाहते हो? या तो आप उसमें बैठे रहो, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, या फिर मेरी तरह कर लो, चलो ठीक है लॉकडाउन है तो कुछ अच्छा काम करते हैं। कुछ डायलॉग जो मुझे याद, जो मैं कई सालों से मैं भूल गया था, कुछ डायलॉग्स जो ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, वो मैंने वापस लर्न बाय हार्ट कर लिए। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यार नई पुरानी चीजों को नए तरीके से अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए करना पड़ेगा। सो मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिससे लोगों में एक अच्छी भावना पैदा हो। अभी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के फैंस लोगों को दिया कि हमारे जितने भी फैंस हैं, अगर ये वीडियो देख के नरेंद्र मोदी फंड में अगर कुछ फंड्स अगर आप डालते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 50 रुपया, तो आपका चहीता फेवरेट स्टार यानी कि मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा, जिसमें मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को हेल्प की, और ताकि वो अपने दूसरे भाइयों को हेल्प कर सके। ऐसा एक थैंक यू का वीडियो जिसमें आपकी फोटो भी होगी ऊपर और नीचे आपका नाम भी। इजंट इट सच अ वंडरफुल आइडिया? डेफिनेटली। सो माइंड ना क्रिएटिव हो जाता है, लेकिन आपको उस क्रिएटिविटी में डालना पड़ेगा ना। जब तक बराबर आप है। जाओगे नहीं, लेकिन आप यही सोचते रहोगे अरे पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, क्या करे क्या करे क्या करे, तो क्या करे में सही बाहर नहीं निकल पाओगे, तो उस सिचुएशन में कैसे जा पाओगे? तो इसलिए मैंने अपने आप को उल्टा देखा, तो देखो ऑटोमेटिक काम शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये ऑनलाइन सब शुरू हो सकता है, लेकिन ये हो गया ऑनलाइन शुरू काम। आज की तारीख में ऑनलाइन काम मेरा शुरू हो रहा है। मतलब लोग हम्म। मेरा 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 शूट करने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं। ये कभी नहीं सोचा था मैंने कि लोग शूटिंग करने के लिए मेरे घर पे आएंगे। दिस इज डेफिनेटली। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स गॉड्स ग्रेस मुझे। बट ये लेकिन क्या है कि आप यूनिवर्स में जो डालोगे ना, 1000 गुना होके आपके पास आएगा। सिंपल सा चीज है। आप एक काम करो, किसी जमीन में जाके ना एक गेहूं का दाना डाल दो, वो 1000 गुना होके आपको मिलेगा। जब कुदरत भी ऐसा करती है, तो अगर आप थोड़ा सा एक अच्छे थॉट अगर यूनिवर्स में डालते हो ना, तो वो 1000 गुना होके आपके पास आए। अब आपको कौन से थॉट डालने हैं यूनिवर्स में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसीलिए मैं अगेन आई एम सेइंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, सुदर्शन क्रिया, प्लीज डू इट। इट्स सो इम्पोर्टेंट, सो ब्यूटिफुल ऑल्सो। आप मुझे याद करेंगे अगर करेंगे तो, इट्स माई गारंटी। यस जय सर। अच्छा अभी लास्ट में तो वैसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी यहाँ तक सीमित हो गए हैं। तो मैं ओके। वापस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और फ्रॉम INFD सूरत की तौर पे। और आपको कुछ अपने हिसाब से अगर कुछ बोलना हो जी जी NIFD के बारे जी जय सर में, जी, प्लीज। मुझे बहुत, मुझे मैं एक्चुअली स्पीच रेडी करने वाला था, लेकिन मैंने बोला थोड़ा टाइम का पाबंदी हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने वो तैयार नहीं किया। बट सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी दोस्त यहाँ पर मुझे लाइव देख रहे हो, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, वो मेरे फैंस है, मेरे फ्रेंड्स है, जो भी है वो है तो मैं हूँ। सो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू देम, मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने के लिए। जयेश सर, आपके जो दोस्त थे जिनके साथ बात हुई थी, क्या नाम उनका, चिंतन सर, मैं, आरती मैम,
पूरी एनआईएफडी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मुझे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मौका दिया। मैं यहाँ पर आया, मेरी स्टोरी हो सकता है आपको इंस्पिरेशन लगी हो। इस स्टोरी में से मुझे नहीं लगता है कि सारी बातें आपको घर पे लेके जानी चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक या दो बातें भी अगर आपने लाइफ में उतार ली ना, तो भाई लाइफ का फंडा चेंज हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच जयेश सर, चिंतन सर, आरती मैम, पूरी एनआईएफडी की टीम, एनआईएफडी के स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को स्पेशली यहाँ से थैंकफुल करना चाहता हूँ। मैं आपको स्पेशली बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ ताकि आप लोग आगे जाके और अच्छा करें। जहां जहां पर भी आपको लगता है कि हेतल पुनीवाला की जरूरत है, जहां पर भी आपको लगता है कि उनके लायक कुछ है, प्लीज बता सकते हो आप मुझे। मैं वैसे भी बहुत सारी जगह पे इनॉग्रेशन में वगैरह में मुझे बुलाते ही रहते हैं, तो ऐसी जगह पे जाने से अच्छा है कि मुझे एक किसी को अपलिफ्ट करने के लिए मौका मिल रहा है, तो मैं वो पहले प्रीफर करता हूँ। सो प्लीज, मैं आज वापस यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं एक लास्ट लाइन से, जैसे आपने अमिताभ बच्चन का बागबान का डायलॉग सुनाया था, वैसे ही एक इंस्पिरेशनल जो हरिवंश राय बच्चन की जो दो तीन लाइंस है वो मैं बोलना चाहूंगा आपके लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए, प्लीज कि लहरों से प्लीज प्लीज। नौका पार, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने जो कोशिश की है अपनी लाइफ में, वही लाइफ की अपने जो स्टेज में जो आपने कोशिश की है, वैसे ही स्टेज में हर लोग, हर कोई अपने हिसाब से कोशिश करते रहे, और ये पैंडेमिक से थोड़ा बाहर आके कुछ नया सोचे, कुछ अलग तरीके से अभी लाइफ को रिप्रेजेंट करे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही कॉपरेट करके कुछ भी अच्छा काम करे जो फ्यूचर में कुछ अच्छा एक मिसाल बने। तो थैंक यू सो मच हेतल फॉर थैंक यू। गिविंग अस अ टाइम, योर क्रूशियल टाइम, और हम बुलाएंगे आपको फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये जो है ये एक जर्नी है जो कभी रुकने वाली नहीं है, पिक्चर तो अभी बाकी है। थैंक यू सो मच हेतल। थैंक यू सो मच।